अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1447वां सबक है। इससे पहले सबक में हमने बताए थे कि एक मदरसे में पढ़ाने वाले एक मुअल्लिम, उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया, वो दवाखाने में एडमिट है और सोशल मीडिया पे ये मैसेज वायरल किया जाता है कि उनकी मदद की जाए, उनकी मदद की जाए, उनकी मदद की जाए। तो हमने उस वीडियो में तफसील से ये समझाया था कि भाई ये सारी ज़िम्मेदारियां जो है उस इदारे की है जहाँ पे वो पढ़ाते हैं। तो आज जो है ना, मैं थोड़ा सा इस मसले को और क्लियर करूँगा, क्योंकि हमारे मुल्क में मदारिस जो है तकरीबन पिछले 150 साल से ज़्यादा से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे मुल्क में तकरीबन लाखों मसाजिद है और मदारिस जो है वो हर मसलक के हैं, चाहे देवबंदी मसलक हो, बरेलवी मसलक हो, अहले हदीस हो, सलफ़ी हो, हर मसलक के हमारे मुल्क में मदारिस चल रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टेक्निकल बातें आज बताने वाला हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा जो भारत है ये एक जमहूरी मुल्क है। हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ यानी मज़दूरों के लिए जो कायदे हैं, जो कवानीन हैं, हम लोगों को उसके बारे में मालूम ही नहीं है। हमारे मदरसे में पढ़ाने वाला एक मुअल्लिम वो पिछले 30 साल से 40 साल से पढ़ा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो जॉब है वो सिक्योर नहीं है, यानी वो महफूज नहीं है। जैसे अभी अगर हम माजी में देखेंगे तो मैं आपको ऐसे 50 मदारिस की लिस्ट सुना सकता हूँ जहाँ से कहीं से 20 असातिज़ा को, कहीं से 50 असातिज़ा को, यहाँ तक कि एक इदारे से 200 असातिज़ा को, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ मदारिस से मुख्तलिफ़ तादाद में असातिज़ा को जो है उनको जॉब से निकाला गया, उनको नौकरियों से निकाला गया और उनको कहा गया भाई तुम तुम्हारा इंतज़ाम करो। यहाँ तक कि ऐसे भी बेरहम ज़िम्मेदारान थे कुछ मदारिस के, जिस ज़माने के अंदर बसों का चलना बंद हो चुका था, यानी रिक्शे भी नहीं मिल रहे थे, रोड रास्तों पे सन्नाटा था। उन्होंने अपने 15-15 साल और 20-20 साल पढ़ाने वाले असातिज़ा को साफ़ लफ्ज़ों में कहा हमारे क्वार्टर खाली कर दो। जब मदरसा बंद है, तालीम बंद है, तो क्वार्टर में भी तुम लोग रह नहीं सकते। हालांकि वो उस्ताद उस क्वार्टर के अंदर पिछले 15 साल से है, 20 साल से है, मगर अब लॉकडाउन लग गया हुआ है तो उसको साफ़ लफ्ज़ों के अंदर ये कहा जाता है कि भाई तुम हमारा क्वार्टर खाली कर दो। तो आज मैं जो है ना, आज ये टेक्निकल बातें करने वाला हूँ और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मदरसे में पढ़ाने वाले हर मुअल्लिम तक ये हमारी बात पहुँचाई जाए, ताकि मदरसे में पढ़ाने वाले मुअल्लिम को उसके हुकूक़ पता चले, उसके हुकूक़ गवर्नमेंट ने क्या तय किए हुए हैं, और हर इमाम तक पहुँचाए ताकि इमाम को भी ये सारी चीज़ें पता चले। क्योंकि अभी आगे मैं इसके लिए ऑफिशियल काम करने वाला हूँ। अभी मैं दिल्ली जाने वाला हूँ इंशाअल्लाह, और गवर्नमेंट के पास में ये सारे मेमोरेंडम और सारे प्रपोज़ल मैं रखने वाला हूँ। भाई हमारे मदरसे में पढ़ाने वाला जो मुअल्लिम है, जब एक मदरसा उसको एक कमेटी चलाती है, उसको एक ट्रस्ट चलाता है, उसको एक सोसाइटी चलाती है, जब उसको एक ट्रस्ट चलाता है, सोसाइटी कमेटी चलाती है, और वो पूरा निज़ाम जो है चंदे के ऊपर चल रहा है, और वहाँ पे एक उस्ताद 10 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ाता है, तब भी उसकी जॉब जो है वो सिक्योर क्यों नहीं है? यानी ये सारे आप लोगों को, ये जो है ना, ये हुकूमत के, आप इंडिया में पढ़ा रहे हो ना, तो आपको इंडिया के हिसाब से, चाहे वो मदरसा कोई भी रहो, लेकिन आप इंडिया में है तो इंडियन गवर्नमेंट के भी तो कुछ कायदे कानून है ना। क्या वहाँ पे मोहतमिम का तालिबानी शासन चलेगा? मोहतमिम का डंडा चलेगा? वहाँ पे कमेटी का डंडा चलेगा कि नहीं हम गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानते, हम अपना जो है डंडा चलाएंगे यहाँ पे? ये तो नहीं चलने वाला है, क्योंकि तुम्हारे अब्बा की हुकूमत तो है नहीं, मुग़लों की हुकूमत नहीं है अभी, ना ही निज़ाम साहब की हुकूमत है कि तुम तुम्हारे डंडे से जैसे चाहे वैसे कायदे कवानीन बनाओगे। हुकूमत के जो कायदे कवानीन हैं, जब भारत में आप एक इदारा चला रहे हो तो आपको गवर्नमेंट के रूल्स मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे, अभी हम उसको जो है गवर्नमेंट के पास जाकर बाज़ाब्ता उसके ऊपर जो है ना, अभी मेमोरेंडम देने वाले हैं, उसका कानून बनाने लगाने वाले हैं कि भाई हमारे जो मदारिस में पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन हैं उनको लेबर की कैटेगरी में क्यों नहीं लिया जाता। एकदम मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है, भाई मदरसे में पढ़ाने वाला जो मुअल्लिम है 10 साल 15 साल पढ़ा रहा है, फिर भी उसकी जॉब सिक्योर क्यों नहीं है? जो निज़ाम कंपनियों में चलता है, जो निज़ाम स्कूलों में चलता है, जो निज़ाम
जो दीगर जगहों पे, क्योंकि भारत में अब मैं आपको वो सारे उसूल और आदाब और कायदे कवानीन बताता हूँ ताकि आपको अपने हक़ का पता चले। देखो, यहाँ हुकूमत का कानून ये है कि कहीं पर भी आप अगर जॉब कर रहे हो तो सिर्फ 6 महीने तक आप टेम्पररली जॉब कर सकते हो, यानी 6 महीने के बाद उस कंपनी को आपको परमानेंट करना ये कंपलसरी है, उसको करना ही है। अगर उसने नहीं की और आपने लेबर कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दिया कि भाई मैं तो यहाँ पे पिछले 1 साल से और 2 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ परमानेंट एम्प्लॉय नहीं किया गया, तो वो उनको करना ही करना है। अब एक मरतबा जब आप उनके परमानेंट एम्प्लॉय हो गए तो वो इदारे को ख़ुद कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाना ज़रूरी है जिसके अंदर बाज़ाब्ता ये सारी चीज़ें लिखी हो। यानी जब आप किसी मुअल्लिम को पढ़ाने के लिए रख रहे हो तो आपका और उस मुअल्लिम के दरमियान में बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का जो बॉन्ड पेपर होता है, चाहे वो 100 रुपये का हो या 500 रुपये का, उसके ऊपर आप दोनों के दरमियान का एक एग्रीमेंट ज़रूरी है और उसमें सारे उसूल लिखे जाते हैं। याद रखो ये मेरी चीज़। अब मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ आप लोगों में से कितने ऐसे मुअल्लिमीन हैं, ऐसे असातिज़ा है या मदारिस में पढ़ाने वाले शुयूख है या शेखुल हदीस है या जो 25 साल से 40 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके साथ में इदारे ने इस तरह का एग्रीमेंट किया हुआ है। कमेंट करो आप नीचे। किसी के साथ में है 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पे, 500 रुपये के बॉन्ड पेपर पे और उसके ऊपर बाज़ाब्ता पूरे उसूल लिखे गए हैं। और अब मैं आपको अब आपके हुकूक़ आपको पता चलना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा मदरसों में पढ़ाने वाले हर मुअल्लिम तक मेरा ये जो सबक है ये पहुंचाया जाए। अब आपका हक़ क्या है पता है आपको। जब आपका और उस इदारे के दरमियान में, क्योंकि वो इदारा तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और वो चंदे पे चल रहा है, तो जब वो ख़ुद गवर्नमेंट के अंडर में है तो उसको अपने मुलाजिमीन के साथ एग्रीमेंट करना ज़रूरी है। अब जब उसने आपके साथ में एग्रीमेंट कर लिया तो वो जो तनख्वाह आपको दे रहा है वो कैश में नहीं दे सकता, वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आपको तनख्वाह देगा। और वो बैंक अकाउंट ओपन करना ज़रूरी है उस इदारे को, उसका किसी न किसी बैंक के साथ में टाई अप होना चाहिए कि भाई हमारे जितने मुलाजिमीन हैं और मुअल्लिमीन हैं, मुदर्रिसीन हैं, उन सबको हम जो तनख्वाह देंगे वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आएगी। अब इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी तनख्वाह आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से, यानी ये जो सरकारी मुलाजिमीन का जो पीएफ कटता है, आप लोगों ने सुने होंगे पीएफ के बारे में, प्रोविडेंट फ़ंड उसको कहते हैं, जो एक रकम जो है ना जहां आप जॉब करते हैं वो देते हैं, बाद में उतनी ही रकम जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। मिसाल के तौर पे आपका जो इदारा है उसको आपकी तनख्वाह मिसाल के तौर पे मदरसे में पढ़ाने की 12,000 रुपये है, तो उसमें से 10,000 रुपये वो आपको देंगे और 2,000 रुपये वो आपके प्रोविडेंट फंड में आएंगे। तो वो जो 2,000 रुपये है वो आपकी जॉब ख़त्म होने के बाद में आप उसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक वो 2,000 रुपये जमा होंगे तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी उसके अंदर और 2,000 रुपये अपनी तरफ से डालेंगी। इस तरीके से वो आपके 4,000 रुपये होंगे, मतलब आपके हर महीने 4,000 रुपये सेविंग हो रही है। और मिसाल के तौर पे आपने जो है उस इदारे के अंदर 10 साल पढ़ाए, उसके बाद छोड़ दिए, अब 10 साल के बाद में अगर आप वो इदारा छोड़ते भी है तो 2-2 हज़ार रुपये इदारे की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से जो 2-2 हज़ार रुपये, इस तरीके से आपको 48,000 रुपये हर साल के आपके पीएफ के अकाउंट में जमा हो रहे हैं। अब मान लो 10 साल तक उस इदारे में पढ़ाने के बाद में आपको वहाँ नहीं पढ़ाना है, यानी जब भी आप छोड़ोगे अपनी जॉब तो ये भी उन उसूलों में, यानी ये गवर्नमेंट का जो लेबर लॉ है उसके एतबार से आप कहीं से नौकरी छोड़ते हैं तो 3 महीने पहले उस इदारे को आपने इत्तला देना ज़रूरी है, ताकि 3 महीने में इदारा आपकी जगह पर कोई और मुअल्लिम तलाश करे, या इदारे को अगर आपको निकालना है, या किसी मस्जिद में आप इमामत कर रहे हो और मस्जिद की इमामत से आपको निकालना है तो 3 महीने पहले जो है ना मस्जिद वालों ने आपको इत्तला देना ज़रूरी है, या फिर आपने मस्जिद वालों को इत्तला देना ज़रूरी है। अब मुझे आप बताओ, आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जिनको 3 महीने पहले कभी मस्जिद वालों ने इत्तला दी है या किसी मदरसे वालों ने इत्तला दी है?
क्योंकि उनका मनमानी कारोबार चल रहा है ना। तो इसीलिए अभी मैं खुद ये काम अपने ज़िम्मे ले रहा हूँ। अभी मैं पीछे पड़ने वाला हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के मदारिस को भी जो है ना लेबर कानून के अंदर लो बोलकर, मदारिस के मुअल्लिमीन को भी, मदारिस के असातिज़ा को भी, उनको भी वो सारे हुकूक मिलना चाहिए। दादागिरी भाईगिरी नहीं, मुग़लों की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, हमारे मोहतमीम ने होश में आना चाहिए। निज़ाम साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है, हमारे मस्जिद के सदर ने होश में आना चाहिए। इनको होश में लाने के लिए अभी ये सारी चीज़ों को जो है ना कानून में लाना ज़रूरी है। तो मदरसे में पढ़ाने वाला मुअल्लिम, मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस, जब वो लेबर कानून के अंदर आएगा उसके बाद में उसको भी वो मकाम और मर्तबा हासिल होगा जो बाकी कंपनियों के एम्प्लॉइज़ को होता है, बाकी इदारों में पढ़ाने वालों को होता है, कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स को होता है, स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स को होता है। फिर आपका इदारा, फिर यहाँ मोहतमीम की भाईगिरी और दादागिरी नहीं चलेंगी कि आपको जो है जैसे अभी कोरोना के टाइम पे 200 को निकाल दिया और 40 को निकाल दिया और 30 को निकाल दिया और 50 को। अच्छा, ये जो खबीस है ना, इंसानियत तो इनके बाप ने सिखाया नहीं, इनको खाली प्रवचन देना याद है बस, खाली बयान सुनो इनके तुम, बयान बस। बयानों के अंदर तो ऐसे आपको इनकी बातें मिलेंगी, ऐसा लगेगा जैसे पूरे दुनिया के मुसलमानों का दर्द और गम बस इन्हीं के अंदर से ऐसा टपक रहा है गुलाब जामुन की तरह से। लेकिन इनके अपने ख़ुद के इदारे में पढ़ाने वाले जो मुअल्लिमीन हैं उनके साथ में इनका वैसा सुलूक नहीं है। इन्होंने एक एक झटके में ऐसे 20-20 असातिज़ा को निकाल दिए। तो आपको 3 महीने तक, यानी जो जब आप लेबर लॉ के अंदर आ जाएंगे उसके बाद में 3 महीने पहले इदारा आपको इत्तला देगा, या आप इदारे को 3 महीने पहले, आप भी एग्रीमेंट तोड़ नहीं सकते, वरना आपका पीएफ का जो अमाउंट है, देखो ये सारा सिस्टम ऐसे काम करता है। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपका पीएफ का जो पेमेंट रहेगा वो अटक जाएगा, आपने 3 महीने से पहले ही छोड़ दिया तो। और इदारे ने अगर आपको निकाल दिया तो आप लेबर लॉ के एतबार से जो है लेबर कोर्ट में इदारे के ख़िलाफ़ या फिर उस मस्जिद का की जो ट्रस्ट और कमेटी है उनके अगेंस्ट में आप वहाँ पे जो है मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से अब हमारे मुअल्लिमीन को ये मालूम ही नहीं है। अब आगे के फ़ायदे सुनो। जब आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह बैंक अकाउंट में आएगी तो गवर्नमेंट के पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि आपकी आमदनी कितनी है, आमदनी का ज़रिया है। आपने सुने होंगे ना इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, मालूम ही नहीं हमको इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। जब आपको इदारे में 10,000 रुपये भी अगर तनख्वाह है, अब वो 10,000 रुपये की तनख्वाह के बाद यानी आपकी सालाना तनख्वाह जो है वो 1,20,000 हो रही है, तो 5 लाख से कम अगर आपकी तनख्वाह है तो आपके बच्चे वो गवर्नमेंट की हर स्कीम के लिए जो है एलिजिबल है, वो गवर्नमेंट की हर स्कीम ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, तो आपकी तनख्वाह तो 1,20,000 हो रही है, 5 लाख के अंदर है, तो आपके बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेंगी, आपके बच्चों को कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिलेंगी, आपके बच्चों को मेडिकल की तालीम में स्कॉलरशिप मिलेंगी, इंजीनियर की तालीम में स्कॉलरशिप मिलेंगी। आपके बच्चों का जो फ्यूचर है उसकी ज़िम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है, हर ज़रूरत गवर्नमेंट के थ्रू होंगी। और आपको भी, जो मैंने इससे पहले अपने एक वीडियो में बताया था, एक मुअल्लिम ने, वो एक इदारे में बेचारे ने 30 साल से ज़्यादा पढ़ाया, आज ख़ुद का मकान नहीं है। क्यों नहीं है ख़ुद का मकान? इसलिए नहीं है कि हमको ये कायदे कानून मालूम ही नहीं है। अगर आपकी तनख्वाह बैंक अकाउंट में आती, आपको गवर्नमेंट 2,80,000 रुपये देती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में। नीचे कमेंट करके बताओ कितने हमारे मदारिस में पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन ने आज तक 2,80,000 रुपये जो है गवर्नमेंट के लिए हुए हैं। मालूम ही नहीं है हम लोगों को। हम एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। इंडिया में रहते हुए भी हमको सिर्फ यही मालूम है कि हुकूमत हमारी दुश्मन है, पीएम ऐसा है, गवर्नमेंट वैसी है, फलाने संस्था, फलाने तंजीम वाले और फलानी जमात वाले इस्लाम के ख़िलाफ़ ये साजिश है। बस हमको इन्हीं भंवर के अंदर इसलिए फंसाया जाता है ताकि हमारी सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाए। इसीलिए मुल्क में रहते हुए भी, और मैं आपको इतने ज़ोर से इसलिए बोल रहा हूँ, मैं एक किसान हूँ और हुकूमत की तरफ से जितनी मुराआत मिलती है प्रधानमंत्री योजना के तहत में हमको भी जो है 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं हर महीने। प्रधानमंत्री योजना के तहत में जो है कभी खेत के अंदर दुष्काल आ जाए उसके पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग देती है, स्टेट गवर्नमेंट। हम 1 रुपया भी छोड़ते नहीं हैं, याद रखो, 1 रुपया भी। जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, ऑफ़र से सारी चीज़ें हैं। तो आप भी इसी मुल्क में रहते हो ना, मगर प्रॉब्लम यह है
कि मेरे जैसे इंसान से आप जैसे लोगों को दूर इसलिए रखा जाता है, यह फलाने तंजीम का साजिश है, ये उसका आदमी है, ये इसका आदमी है। क्यों? ताकि तुम मेरी बातें सुनकर होशियार मत बन सको। मेरे बयानात सुनोगे, मेरे असबाक सुनोगे, होशियार बनोगे तुमको होशियार नहीं बनने देना है। यही अल्लाह के नबी के ज़माने में हुआ। उनसे जो लोगों को रोका गया, अरे इनकी बातें सुनेंगे तो लोग होशियार हो जाएंगे, बोले फिर हमारे अंधभक्त नहीं रहेंगे। खैर, ये टॉपिक को मैं आगे भी बताता रहूँगा आप लोगों को, लेकिन आज के लिए इतना ही था कि हमारे मसाजिद और मदारिस के अंदर भी लेबर लॉ का आना ज़रूरी है। नहीं आता है, हम दिल्ली में जाके धरने आंदोलन करेंगे उसके लिए और लेकर आएंगे, ताकि हमारे मुदर्रिस और हमारे मुअल्लिम को भी वो हुकूक मिले जो भारत के अंदर रहने वाले हर मज़दूर को मिल रहे हैं। काम करने वाले हर इदारे में, दूसरे जो प्राइवेट कंपनियों वगैरह में जॉब करने वाले को है, वही हमारे दीनी इदारे वालों को भी मिलना चाहिए। बस आप सब लोग मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।